हाय एवरीवन दोस्तों, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक अच्छे से टॉपिक पे, जो है भारत का संवैधानिक विकास में जो सीरीज चल रही थी। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में आता है 1853 का चार्टर एक्ट, जो ब्रिटिश संसद में पारित ये आखिरी अधिनियम है। ये लास्ट अधिनियम है 1853 का चार्टर एक्ट। आइए देखते हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें होती हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में हम बात आज करने जा रहे हैं। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये 1793 से, यानी 1773 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद में आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 1793 में आता है चार्टर एक्ट। इसी की श्रृंखला में सबसे लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम चार्टर एक्ट है। इसके बाद में फिर भारत में ये एक्ट अधिनियम बनने लगते हैं। तो ये ब्रिटिश संसद का ये लास्ट अधिनियम ये एक्ट है। ठीक, चार्टर एक्ट। इसमें कौन सी बातें हुई? इसमें संवैधानिक विकास की दृष्टि से, ठीक, इसमें संवैधानिक विकास की दृष्टि से इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को अलग अलग कर दिया गया। इसमें विधायी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें नंबर 1 पे विधायी, इसकी प्रमुख विधायी शक्तियों एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें विधायी शक्तियों एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। और इसमें विधि निर्माण के, ठीक, विधि निर्माण करने के लिए इसमें क्या किया गया? इसमें विधान परिषद का एक स्थापना की गई। इसमें विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण करने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इसी में 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक, यह बात हुई। इसमें विधि निर्माण करने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और इसमें क्या कहेगा? और इसमें कहा गया, और ये जो विधि निर्माण करने के लिए 12 सदस्यों की स्थापना, जो विधान परिषद 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना जो की गई है, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से किया जाता था। ठीक, गवर्नर जनरल की परिषद में से 6 सदस्यों का चुनाव कहाँ से किया जाता है? बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा के प्रांतों से किया जाता था। ठीक, 4 का चुनाव इनसे किया जाता है। और विधान परिषद का प्रमुख कार्य, ठीक, प्रमुख कार्य कौन करता था? विधान परिषद का प्रमुख कार्य विधि बनाना था। ठीक, विधान परिषद का कौन सा कार्य? विधि निर्माण करने के लिए ही विधान परिषद का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधान परिषद का निम्न कार्य क्या था 1853 में? तो विधि निर्माण करना था विधान परिषद का।
कार्य, ठीक। और यह विधान परिषद इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होती थी। किसमें? विधि निर्माण की, ठीक। ये टॉपिक देख लो, विधि निर्माण करने के लिए अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यह बात 1853 में हुई, ठीक। और इसमें क्या हुआ? इसमें बंगाल, ठीक, इसमें बंगाल के प्रशासनिक कार्यों और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अलग अलग कर दिया गया, यानी पृथक कर दिया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसमें क्या कहा गया? बंगाल के गवर्नर को, इतनी बातें हो गई। आइए देखते हैं और कौन सी बात हुई। इसमें बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। ये बात हुई 1853 में। एक तो विधि निर्माण करने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ और बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई, ठीक। गवर्नर की नियुक्ति की गई, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर की नियुक्ति की गई, ठीक। गवर्नर की नियुक्ति की गई और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, ठीक। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल, ठीक, विधि सदस्य के गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यह बात हुई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो 12 सदस्य थे विधि सदस्य विधान परिषद के सदस्य जो थे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य इसी में बना दिया गया। और कंपनी, और तीसरी बात इसमें और क्या हुई? कंपनी के पदाधिकारियों को सीधी भर्ती के, ठीक, जो सीधी भर्ती होती थी उसके सीधी भर्ती के, ठीक, सीधी कर्मचारियों की, ठीक, पदाधिकारियों को सीधी भर्ती के बजाय, ठीक, बजाय प्रतियोगी, ठीक, सीधी भर्ती के बजाय या स्थान पर, सीधी भर्ती के स्थान पर, ठीक, स्थान पर प्रतियोगी, ठीक, प्रतियोगी परीक्षाओं के
आधार पर नियुक्त किया जाने लगा, नियुक्त किया जाने लगा। ये बात हुई। इसमें विधान परिषद, ये एक तो ब्रिटिश संसद का आखिरी अंतिम अधिनियम था, ठीक। ब्रिटिश संसद से पारित ये अधिनियम 1853 का चार्टर एक्ट, ये आखिरी चार्टर एक्ट था। इसमें बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई और इसमें विधान परिषद 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया और जिसकी अनुमति अनिवार्य किसके लिए कर दी गई, और गवर्नर जनरल के लिए, और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई इसी चार्टर एक्ट के जरिए। और इसमें और क्या कहा गया, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया इसी चार्टर एक्ट के बारे में। और कंपनी के पदाधिकारियों को सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर नियुक्त किया जाने लगा। इसी में कहा गया 1853 के चार्टर एक्ट में। अब देखते हैं कि ये तो बात हुई, अब देखते हैं कि ब्रिटिश संसद में जो बातें हुई हैं उसमें क्या क्या बातें हुई। तो ब्रिटिश संसद में भारत का संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू अब देख लेते हैं। ये हमें ब्रिटिश संसद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर तरीके से चलता था शासन चार्टर एक्ट के जरिए, उसको देखते हैं। इसमें देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, इसमें दो माध्यम से चलता है। एक अब हम जो ये पढ़ रहे थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इसमें पहला हमने क्या देखा, 1793 का पहले देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हमने जाना, ठीक। फिर जाना इसके बाद में 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद में हमने जाना 1784 के बाद में 1793 ईस्वी, ठीक, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, ठीक, 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक, ये जाना। इसके बाद में हमने जाना 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें कौन कौन सी बातें हुई ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद में 1813 के बाद में आया 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक, चार्टर एक्ट। ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही ये कार्य करते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत अधिकार होता है ब्रिटिश संसद का, बाकी सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही इनका प्रशासन चलता है, ठीक। और 1833 के बाद में हमने देखा लास्ट में 1853 ईस्वी का, अभी जो हमने पढ़ रहे थे 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक। ये हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, ये हमारा इंड हो गया, ठीक, ये हमारा खत्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये सीरीज हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत की खत्म हो गई। अब हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन है, क्राउन के अंतर्गत, ठीक, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे भारत का ठीक, इसमें पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। जब
क्रांति होती है 1857 की। इसके बाद में ये लाया जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, इस तरीके से हम अब पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से। पहले पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी। 1857 में क्रांति होती है। इसके बाद में ये अधिनियम लाया जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें पूर्ण तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता पूरी कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सारी शक्तियां, सारा सब कुछ चला जाता है किसके अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। जो भारत का शासन करते हैं वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। फिर हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में। इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। फिर पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद या शासन अधिनियम, ठीक, अधिनियम 1935 ईस्वी के बारे में। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे 1919 के बाद में 1935 में। फिर पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1947 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1947 के बारे में, 1947 के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ेंगे जब, तब ये सारे ये अब सीरीज चलेगी। ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो बस इसी तरीके से पढ़ते चलिए और समझते चलिए कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ। तो ब्रिटिश क्राउन सोचती थी कि ये इनके पास धन आ गया है, तो इस तरीके से हम ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। फिर 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आता है। फिर 1793 में चार्टर एक्ट, 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़ करके सारा वो कर देते हैं। ठीक, और फिर 1833 के चार्टर एक्ट में 1853 अभी जो पढ़े, इसमें विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया और गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियों में महत्व दी गई कि इसके बिना अनुमति के विधि निर्माण की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा और इसमें बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए क्या किया गया, ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो इस तरीके से हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो चार्टर एक्ट आते हैं उसके बारे में हम जान गए। अब जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये भारत शासन अधिनियम और भारत 1947 तक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जो चलता है, उसके बारे में हम अब कल से फिर देखेंगे। ठीक, तो फिर पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। इसके बाद में पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। एक ही एक टॉपिक लेकर के चलेंगे जिससे आप लोगों को उस टॉपिक से पूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से समझ में आ जाए, क्वेश्चन आए तो छूटे ना। इस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं जिससे
बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज विकसित हो, उनके माइंड में ये पता चले कि किस तरीके से भारत का संवैधानिक विकास में किस तरीके के पहलू हुए और जिससे भारत लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या लास्ट में हम पहुंचते हैं और कौन कौन से निर्माण करके लास्ट में ये अंग्रेज छोड़ करके हमें आज़ादी दे करके चले जाते हैं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चन टिकल हो जाएं और हमारा मस्तिष्क सारा समझ में आ जाए सब कुछ। तो पढ़ते चलिए, बस इसी तरीके से नॉलेज इकट्ठा करते चलिए। जितना नॉलेज होगा उतना ही आप लोगों को वैल्यू बढ़ेगी, जितनी जानकारी उतनी वैल्यू। अगर वैल्यू नहीं तो कुछ नहीं, अगर वैल्यू नहीं होगी तो कोई काम ही नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं, किसी काम के लायक ही नहीं रहोगे। अगर क्वेश्चन मार्क किसी पे उठाना है तो नॉलेज सीखना सीखो, अगर नॉलेज नहीं होगा तो क्वेश्चन उठा नहीं सकते हो। तो जितना नॉलेज होगा उस हिसाब से आप पढ़ते चलिए और अपनी वैल्यू बढ़ाते चलिए। इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।